हाँ जी बेटा, हमने माइक्रोब्स का रोल कर लिया था, है ना, कि कौन कौन से हमें एंजाइम्स ऑब्टेन होते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, जो एंजाइम्स या जो ऑर्गेनिक एसिड्स हमने की, ये नीट के अंदर आने वाले बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। अब हम माइक्रोब्स का रोल पढ़ेंगे इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज, देखो सीवेज दैट मीन जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, हम उसको कभी भी रिवर में, स्ट्रीम में या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डायरेक्ट रिलीज आउट नहीं कर सकते। किस लिए नहीं कर सकते? क्योंकि उस सीवेज के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, बहुत से ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या किया जाता है बेटा, जो सीवेज वाटर रहता है उसकी पॉल्यूटेंसी को कम किया जाता है। दैट मीन्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग बिफोर पासिंग इनटू एनी रिवर, स्ट्रीम और एनी अदर काइंड ऑफ वाटर बॉडी। और सीवेज का इसी ट्रीटमेंट को हम नाम देते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर? अगर इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें, यहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब। हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब का मतलब जो कि कहीं और से अपने ऑर्गेनिक मैटर को कलेक्ट करते हैं। तो बेटा जो ये सीवेज ट्रीटमेंट होता है, ये 3 टाइप का, यानी कि हम इसको 3 फेजेज के अंदर डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हम इसकी 2 फेजेज को पढ़ेंगे। पहला जो ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो फेजेज रहती हैं, हम उनको ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। तो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यानी कि जो 3 फेज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, उसमें से जो प्राइमरी यानी कि जो फर्स्ट रहती है वो होता है फिजिकल, सेकंड होता है बायोलॉजिकल, यानी कि जहां पर माइक्रोब्स उसको लेस पॉल्यूटेंट करने का काम करते हैं, और जो तीसरी फेज होती है वो होती है उसकी केमिकल। रिवर्स वगैरह के अंदर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद में जो भी सीवेज वाटर होता है उसको रिलीज आउट कर दिया जाता है। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, या जिसको कि फिजिकल। देखो बेटा, फिजिकल हमने क्या कहा कि जो सीवेज रहता है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट रहता है, उसमें क्या है, सॉलिड वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है या कोई भी एनी अदर काइंड ऑफ जो वेस्ट रहता है। फिजिकल का मतलब होता है सबसे पहले वो जो उसके अंदर सॉलिड जितना भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करना। और इसके अंदर लिए क्या किया जाता है कि उस सीवेज के अंदर जितने भी फ्लोटिंग या जो भी सस्पेंडेड, जो बैठा हुआ जो सॉलिड रहता है, उसको 2 प्रोसेसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है। यानी कि मान लो वाटर है, ठीक है, पानी के अंदर पत्थर भी पड़े हुए हैं, लीफ वगैरह है, लकड़ियां है, तो जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले क्या रहेगा, उस पानी में से उस पत्थर को, जो भी लीफ वगैरह है, जो लकड़ियों के टुकड़े हैं, उनको रिमूव करना। तो उनको कैसे निकाल सकते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू। देखो क्या करेंगे, मान लो मिट्टी है, तो सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे बेटा, छानेंगे। छाने का मतलब हम क्या कहते हैं, उसको फिल्ट्रेट करेंगे। फिल्ट्रेट करेंगे तो जो भी सॉलिड है वो निकल जाएगा। अब जो मिट्टी वगैरह है, जो ग्रीट है, वो कैसे जाएगी, पानी में मिट्टी घोलो, ठीक है, एक गिलास में, कांच का ग्लास लेना, और उसको कुछ देर के लिए, आध पौन घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते, तो देखा होगा कि जो मिट्टी रहती है वो तो नीचे बैठती है ना, और क्लियर वाटर ऊपर आ जाता है। यही फिजिकल ट्रीटमेंट होता है कि सबसे पहले तो क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन की जाती है। अब जो वो वाटर जिसके अंदर क्या है, पानी भी है और ग्रीट भी, यानी कि मिट्टी है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, उनको सेटलिंग टैंक का मतलब एक टैंक में अनडिस्टर्ब, अब उसको एज इट इज एक टैंक में छोड़ दिया जाता है, और इसके अलावा उस टैंक में आयरन या एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड कर दिया जाता है। अब ये ऐड करने की वजह से क्या होगा बेटा, कि बाकी की जो वो मिट्टी वगैरह रहती है वो तो क्या कर जाएगी, नीचे बैठ जाती है, और जो पानी रहता है वो ऊपर। तो सुनो मेरी बात अब ध्यान से, जो वो गंदगी नीचे बैठ गई, ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद में जब सेटलिंग टैंक में हमने छोड़ा, और जो वो गंदगी, देखो इस वे में, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो ये दूसरा फिजिकल प्रोसेस का है, लेकिन मान लो यही है। अब हमने जब इसको अनडिस्टर्बली छोड़ा, तो वो जो मिट्टी है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, वो इस तरह बैठ जाएंगे, जो छन नहीं पाई, फिल्ट्रेट नहीं हो पाई, और पानी इस तरह आ गया। तो जो ये नीचे चीजें बैठ जाती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। समझे? जो ये गंदगी नीचे बैठ गई, सॉलिड जो नीचे बैठ गई, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। और जो ये ऊपर वाला रहता है, ई फ्लंट का मतलब जो बह रहा है,
अब देखो जो ये स्लज वहां पर जो बैठ जाती है, लेकिन कौन सी? प्राइमरी जो स्लज रहती है बेटा, उसमें कई सारे माइक्रोब्स रहते हैं, कई सारी गंदगी रहती है, तो उसको लगभग क्या किया जाता है, या तो बायोगैस वगैरह, मैन्योर वगैरह, ठीक है, बायोगैस में यूज कर लेते हैं, मैन्योर वगैरह उसका बना के खेतों में डाल देते हैं। क्लियर? अब आगे चलेगा वो पानी जो कि क्या था? इफ्लंट। तो प्राइमरी स्लज याद रखना, क्योंकि प्राइमरी स्लज और एक और स्लज आता है जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है। अब आ जाओ उस इफ्लंट का, उस पानी का क्या बनता है। अब वो जो इफ्लंट था, इफ्लंट का मतलब कि जो पहले वाले प्रोसेस के बाद में जो वो पानी बचा बेटा, उस प्राइमरी इफ्लंट को अब दूसरे टैंक, सबसे पहला कौन सा टैंक आया था? सेटलिंग टैंक, यानी कि जहां पर सेटल होते हैं। अब उस पानी को, यानी कि जो वो प्राइमरी इफ्लंट था, उसको नेक्स्ट टैंक में ट्रांसफर किया जाता है, और उन टैंक को हम बोलते हैं एरेशन। एरेशन का मतलब होता है बेटा हवा। कैसे? मान लो कि ये एरेशन टैंक है, इसमें उस पानी को डाल दिया और इसको जोर से घुमाया जाएगा। किस लिए घुमाया जाएगा? कि इसके अंदर हवा भी अंदर डालते रहेंगे, और इसकी वजह से क्या होने लग जाता है बेटा कि एरोबिक माइक्रोब्स, या ध्यान से सुनना, जब एरेशन टैंक यानी कि एक ऐसा टैंक जिसमें एयर को भी क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। पानी को जोर से घुमाएंगे तो तुमने देखा होगा बबल्स बनते हैं ना पानी को जब अपन जोर से घुमाते हैं, और उसमें अब एयर को भी ऐड करो बेटा, वो पानी घूम रहा है, एयर ऐड हो गई, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिक जब कोई चीज गंदगी है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या आएंगे? माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। इसकी वजह से वहां पर एरोबिक माइक्रोब्स, कौन से? सबसे पहले जो माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं वो कौन से होते हैं? एरोबिक। क्यों बेटा? क्योंकि वहां पर एयर थी। एरेशन टैंक में एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स ग्रो कर गए। अब कौन कौन से माइक्रोब्स? सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी, ईस्ट भी और प्रोटोजोवन भी। जब हमने एरेशन टैंक में एयर को डाल के घुमाया जोर से, तो एक पूरे के पूरे माइक्रोब्स का ग्रुप वहां पर क्या कर गया? ग्रो कर गया, और उन माइक्रोब के ग्रुप को बोलते हैं फ्लोक। आपके 1 नंबर में पूछा जाने वाला सीबीएसई का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लोक। तो फ्लोक के बारे में आप क्या लिखोगे? फ्लोक आर द मास ऑफ और द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। ध्यान से, इसने मासेस ऑफ बैक्टीरिया लिखा है, नहीं, हम लिखेंगे कि जो फ्लोक रहता है, दिस इज द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, प्रोटोजोवंस विच grow in the aeration tank during biological treatment of the sewage। ठीक है, फ्लोक समझ गए? फ्लोक का मतलब जैसे भीड़ होती है ना, भीड़ को हम इकट्ठी मोब के नाम से जानते हैं, MOB, मोब। तो इसी तरह जब माइक्रोब्स का पूरा ग्रुप, तो बेटा जो आदमियों की भीड़ रहती है, क्या उसमें बता सकते कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है? नहीं ना, हम उसको सिर्फ भीड़ के नाम से जानते हैं, हम उसको किसी रिलीजन से नहीं जोड़ते। तो सिमिलर वे में वो जो एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करे हैं, वहां पर फंगस भी है, ईस्ट भी है, प्रोटोजोवंस भी है, बैक्टीरिया भी है, उनको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं फ्लोक। अब अगर माइक्रोब कहीं पे ग्रो करेंगे तो उनको जिंदा रहने के लिए भी तो चाहिए ना। ये माइक्रोब्स उस पानी में से ऑर्गेनिक मैटर को खाने लग जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को खाने लग जाने का मतलब है अब उसकी डिकम्पोजिशन को ये स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन स्टार्ट कैसे होगी? ऑर्गेनिक मैटर को खाने लग जाते हैं, और जब वो वहां पर उस वेस्ट को डिग्रेड करते हैं तो जो बीओडी रहती है उस वाटर की वो कम हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल, बीओडी क्या होती है बेटा? जितना गंदा पानी, ठीक है, जितना गंदा पानी उतनी बीओडी ज्यादा होती है, और जितना लेस पॉल्यूटिंग यानी कि जितने पानी में पॉल्यूशन कम होता है उसकी बीओडी उतनी ही कम। देखो ऑक्सीजन डिमांड किसकी? बायोकेमिकल, यानी कि जब जैसे जैसे पानी में गंदगी बढ़ती है उस तरह ये माइक्रोब्स बढ़ेंगे, तो पानी में जो रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो कम होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम हो गई, और ऑक्सीजन कम किसकी वजह, किसकी मेहरबानी से हुई? इन माइक्रोब कि जो ऑक्सीजन सिर्फ वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ले रहे थे, गंदगी होने की वजह से उन माइक्रोब्स की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। समझ गए ना? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये 5th यूनिट का टॉपिक है। बीओडी और सीओडी 2 वर्ड आएंगे जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है माइक्रोब्स की ऑक्सीजन डिमांड। और देखो, और अगर माइक्रोब्स की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी
इसका क्या मतलब हुआ कि पानी में माइक्रोब्स ज्यादा है, और अगर ऑक्सीजन डिमांड कम हुई तो यानी कि माइक्रोब्स कम है। तो बेटा जब वो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को खाने लग जाते हैं, और इसकी वजह से उस पानी की बीओडी कम हो जाती है, यानी कि उनकी ऑक्सीजन डिमांड कम, यानी कि जो पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट था वो धीरे धीरे करके कम पोल्यूटेंट होता जाता है। और जैसे ही बीओडी 10 से 15% बचती है, ठीक है, बीओडी कितनी पहुंच गई, यानी कि देखो ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम हो गई अब उनकी, यानी कि वो जो वाटर है उसमें पोल्यूशन थोड़ा अब बहुत ज्यादा कम हो गया। तो अब उसको एरेशन टैंक में से निकाल के अब उसको भेज देंगे सेटलिंग टैंक में। क्यों? क्योंकि वो जो माइक्रोब्स वगैरह है वो भी तो अब नीचे बैठेंगे ना। अब जो सेटलिंग टैंक में जैसे ही पानी जाएगा तो वो जो फ्लोक रहता है वो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब जैसे मिट्टी बैठ जाती है, सेडिमेंटेशन होगा, और वो जो अब ऊपर का पानी रहता है उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, रिवर्स में, स्ट्रीम्स वगैरह में रिलीज आउट कर दिया जाता है। तो सुनो, 2 जगह सेडिमेंटेशन हुई, एक तो वहां पर हुई और एक यहाँ पर। बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पे जो गंदगी बैठी थी उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ध्यान से सुनना, प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पे, फिजिकल ट्रीटमेंट के टाइम पे जो वो नीचे गंदगी बैठी थी उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और बायोलॉजिकल के टाइम पे जो गंदगी बैठी जिसमें माइक्रोब्स रहते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। दोनों स्लज है, लेकिन एक को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी, और दूसरी वाली को बोलते हैं एक्टिवेटेड। दोनों में फर्क, वो फिजिकल के टाइम पे बनी, ये बायोलॉजिकल के टाइम पे। उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं रहते, लेकिन जब हम एक्टिवेटेड स्लज की बात करेंगे इसमें डीकंपोजर माइक्रोब्स रहते हैं। एरेशन टैंक के टाइम पे मिली थी, है ना, और ये क्या करती है बेटा, डीकंपोजिशन में हेल्प करती है। प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज में डिफरेंस पूछा जाता है आपके बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब क्या रहेगा बेटा कि उस पानी वगैरह को छोड़ दिया। अगर इस एक्टिवेटेड स्लज की हम बात करें तो इसको फिर फर्दर किसी और टैंक में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और उन टैंक को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। वैसे तो आपको इतना ही करना है, और प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज में डिफरेंस, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। अब जो वो एक्टिवेटेड स्लज था बेटा, उसको जब दूसरे टैंक में डालेंगे तो वहां पर कई सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और उन बैक्टीरिया में जो सबसे मेन होते हैं वो होते हैं मिथेनोजेनिक, जो कि मार्श गैस हम बोलते हैं मीथेन गैस को। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 वगैरह बनेगी, और इसके कंबाइंड को हम बोलते हैं बायोगैस। क्लियर? टर्शरी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि जो टर्शरी ट्रीटमेंट है वो तब किया जाता है जब उस वाटर को कहीं और यूज करना हो, और वो रहता है केमिकल। तो आपके +2 में या आपके नीट के अकॉर्डिंग की जब हम बात करेंगे उसमें जो 2 लेवल किए जाते हैं वो यही रहते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी और इसके अलावा सेकेंडरी का। क्लियर? रिवर एक्शन प्लान, रिवर एक्शन प्लान जो कि हमने 10th क्लास में गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़ा था, सेम वैसा ही है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसने कि पुरानी को क्या किया है, हटाया है, और उसकी जगह नई आई। क्यों बेटा? क्योंकि बहुत मिलियंस ऑफ गैलन्स ऐसा वाटर रहता है जो कि हर दिन क्या किया जाता है, वेस्ट होता जाता है। तो इसकी वजह से कई एक्शन प्लान आए, जैसे मोदी ने जो स्टार्ट किया था, है ना, स्वच्छ गंगा अभियान, गंगा के पानी को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, सतलुज एक्शन प्लान। तो जितने भी ये एक्शन प्लान्स थे रिवर वाटर को ट्रीट करने के लिए, इसमें ये तीनों ही मेथड यूज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्लियर? और जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि रिवर में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है बेटा? अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे बायोगैस प्लांट। बहुत सिंपल सा है कि वो जो गांवों में, शहरों में जो गोबर गैस जो प्लांट किए, वो गोबर गैस प्लांट कैसे, यानी कि कैसे बायोगैस को बनाया जाता है उसके बारे में। क्लियर?